तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल के आर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9th का साइंस का चैप्टर जिसका नंबर है 10th, जिसका नाम है ग्रेविटेशन, उसका आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने वाले हैं। आपको मैं उसके बारे में समझाऊंगा जो कि एग्ज़ाम में कई बार आता है, डिफ्रेंसीशन। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होने वाला वो होने वाला है मास एंड वेट, दूसरा होना है थ्रस्ट, तीसरा होने वाला है प्रेशर और चौथा होने वाला है कि वाई डू नेल्स हैव शार्प एजेस। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक देखें, स्किप ना करें, वरना काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपको रहेगी। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है वेट एंड मास। अब आप जानते हो इससे पहले इससे पहले वाली जो वीडियो में मैंने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स, तो जो डिपेंड करती है वेट के ऊपर। हमने ये भी पढ़ा था कि जिसका जितना वेट या मास होगा ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर उतना ही ज़्यादा लगेगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मास के। और हमने पढ़ा था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के। जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें उतना ही कम लगेगा। लेकिन अब जो बारी आ रही है पढ़ने की, हमें बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना है कि मास और वेट में क्या फ़र्क होता है। वैसे तो दोनों लगभग बाहर ही होते हैं। तो अब हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ने वाले हैं मास। इसकी आपका होम स्क्रीन पे इसकी देखो डेफिनेशन आ रही होगी। सबसे पहले मास को मैं आराम से समझाऊंगा, एक एक लाइन पढ़ के देखिए। ये कह रहा है मास इज़ एक्चुअली द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्स इन अ बॉडी। मास जो होता है वो एक मैटर होता है जो एक बॉडी में, पूरी की पूरी एक बॉडी में होता है। बॉडी जैसे कि आपको मार्कर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जो भी मैटर है वो इसका मास होगा, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मोबाइल फ़ोन है, इसकी जो भी इसके अंदर मैटर कंटेन्स है, मतलब इसके अंदर भरा हुआ है, वो सब इसका क्या है, मास है, ठीक है। इट इज़ मेजर्ड इन kg एंड द सिमिलर स्मॉलर यूनिट इज़ ग्राम। तो इसका जो एक यूनिट होता है इसको हम मेज़र करते हैं किसमें, किलोग्राम में हम इसको मेज़र करते हैं, इसे नापते हैं। या और जो इसकी सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है हमारा क्या है, ग्राम होता है, ठीक है। इट कैन नेवर बी ज़ीरो एज एवरीथिंग हैज़ कंटेन मास मोर ओवर। अब आप जानते हो उस दुनिया में कोई भी छोटी सी छोटी चीज़ ले लो, छोटी से छोटी, कितनी भी छोटी आप ले लो, उसके अंदर कहीं ना कहीं एटम होगा। और मैंने आपको इससे पहले ही पढ़ा रखा है एटम का जो न्यूक्लियर होता है उसका भी एक वेट होता है, एक मास होता है। तो इस दुनिया में कोई भी अगर चीज़ होगी तो उसका कोई ना कोई तो मास होगा ही होगा, क्योंकि वो जो चीज़ जो बनी होगी वो अपने कुछ सर्टेन एक उससे बनी होगी। किससे बनेगी, मैटर से बनी होगी। जब वो एक मैटर से बनी होगी तो वो कंटेन्स हो रही होगी कहीं पर। जैसे कि इसी में के अंदर सारा का सारा मैटर भरा हुआ है, तो उसका एक अपना एक मास है। तो इस दुनिया में किसी भी हर एक चीज़ का एक ना एक मास होता है, भले ही बहुत ज़्यादा कम हो, लेकिन होता है। किसी का भी ज़ीरो नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो मास रिमेन्स द सेम एट ऑल प्लेसेस। याद रखना जो मास होता है ना वो हर एक प्लेस पर सेम होता है, ठीक है। जैसे कि मास हर एक प्लेस पर सेम होता है। एग्जाम्पल फॉर, अगर मेरा वेट अभी आप नापोगे तो कुछ kg आएगा, अगर आप पानी के अंदर नापोगे तो बहुत ज़्यादा कम आएगा। लेकिन याद रखना मास जो होता है वो हमेशा सेम रहता है। मेरा मास जो होगा वो पानी में भी सेम रहेगा, क्योंकि मेरा जो मैटर होगा, बॉडी का मैटर, वो कोई वहाँ पे कम तो हो नहीं जाएगा, कंप्रेस तो होगा नहीं, सेम मैटर यही साइज़ रहेगा। भले ही मैं किसी मून पर चले जाऊँ या किसी प्लैनेट पर चले जाऊँ, ठीक है, तो मेरा जो आकार है वो तो सेम ही रहेगा। तो जब मेरा आकार मतलब जो मेरा मैटर है वो सेम रहेगा तो हमारा मास भी ऑल प्लेसेस पर सेम होगा। देखो इसके अंदर कह भी रखा है, इट डजेंट चेंज विथ अ चेंज इन द प्लैनेट और प्लेस और प्लैनेट। तो ये कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे आप किसी भी जगह चले जाओ या किसी भी प्लेस में चले जाओ, ठीक है। आप चाहे किसी और प्लैनेट पे जाओगे, आपका आकार तो यही रहेगा, ठीक है। तो आपका मास, उसका नाम क्या, जो आपका अंदर का मैटर है वो भी यही रहेगा। जब मैटर यही रहेगा तो मास भी यही रहेगा, ध्यान रखना। तो मास एक तरीके का, सरल भाषा में कहूँ तो एक तरीके का भार होता है। आप किसी भी प्लैनेट में चले जाओ, वो आपका जो मैटर होगा वो सेम ही रहेगा। जब मैटर सेम रहेगा तो आपका मास भी सेम रहेगा। तो आई होप आपको ये मास वाला समझ आ गया होगा। अब देखिए वेट क्या होता है, वेट को ज़रा गौर से सुनिए, समझना। वेट अलग चीज़ है और मास अलग चीज़ है, ठीक है। मास इक्वल टू द वेट द कंटेन्स ऑफ द मैटर। जो हमारा मास होता है वो कितना कंटेन्स हमने मास कर रखा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, मैटर के ऊपर डिपेंड करता है। बट वेट का अलग कॉन्सेप्ट है, ज़रा समझना। वेट कहता है, आपकी होम स्क्रीन पे आ रहा होगा, वेट कहता है
वेट इज़ द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स इटसेल्फ। वेट एक तरीके का फोर्स होता है जिसे देखकर जो पृथ्वी है, अर्थ है, वो अपनी तरफ उसे अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब आप देखते होगे कि आप किसी भी छोटे से पत्थर को आपको उठाना या उछालना, जैसे कि इसे ही मैं उछाल रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा इजी होता होगा। यही मैं कोई 50 किलो का कोई पत्थर ले लूँ, क्या उसे उछाला जा सकता है? नहीं, मेरे हाथ अलग से टूट जाएंगे, वो उछलेगा भी नहीं। तो जो वेट होता है एक तरीके का फोर्स होता है जिसे अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, याद रखना। ठीक है, ये कह रहा है इट इज़ मेजर्ड इन न्यूटन्स। तो आपसे जब कोई पूछता है जैसे कि आप कितने किलो के हो, तो आप कहते हो मैं 60 kg का हूँ या फिर 50 kg का हूँ। ठीक है, याद रखना जो आपका वेट है ना वो कभी केजी में होता ही नहीं। पहली बात तो देखो उसके अंदर लिखा भी है इट इज़ मेजर्ड इन न्यूटन्स, तो आप बोला करो मैं 60 न्यूटन का हूँ, क्योंकि न्यूटन एक तरीके का फोर्स है कि मैं जो पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा हूँ या पृथ्वी मेरे को खींच रही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को खींचेंगे द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को जिस फोर्स से खींचेंगे उसे क्या कहते हैं? न्यूटन। तो वेट एक तरीके का फोर्स होता है जिसे पृथ्वी या वो खुद एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होता है। किस फोर्स के साथ उसे हम किस में मेज़र करते हैं? न्यूटन में, आप याद रखना। तो वेट इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस एज इट डिपेंड्स अपॉन जी। अब आप ये जानते हो यहाँ पे अगर मैं यूँ करके अगर बाउंस करूँगा तो जस्ट देन ही नीचे आ जाऊँगा, कोई ज़्यादा सेकंड ऊपर नहीं रहूँगा। लेकिन यहीं अगर मैं स्विमिंग पूल में ऊपर बाउंस करूँगा तो कुछ सेकंड्स ऊपर रहूँगा फिर नीचे आऊँगा। तो सपोज़ आप एक स्विमिंग पूल में एक मतलब हाइड्रोलिक आप कोई वेट लिफ्टर लगा दो जिससे आप वेट कर सको। ठीक है, उसके अंदर अगर मैं खड़ा हो जाऊँ तो मेरा वेट 20-30 किलो ही आएगा। तो वहाँ पे क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है इतना, राइट। यहीं पे अगर मून के ऊपर अपना वेट रख दूँ, जैसे आपको डायग्राम में आ भी रहा होगा, अलग अलग देखो, अलग अलग प्लैनेट्स पे अलग अलग वेट होगा। तो ये डिपेंड करता है जिस प्लैनेट की जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी अट्रैक्ट करने की, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स उसका जितना ज़्यादा होगा उतनी। जैसे कि अगर मैं सन पे जाके खड़ा हो जाऊँ तो वैसे तो मैं जल जाऊँगा, लेकिन वो अलग है। अगर मैं खड़ा हो भी जाऊँ तो मेरा जो वेट होगा वो लगभग 300 किलो होगा। देखो उसके अंदर फॉर्मूला लिखा भी है कि आप अपने वेट को मल्टीप्लाई करा दो वहाँ की ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो आपका वेट निकल आएगा। यहीं अगर मैं मून पे जाके खड़ा हो जाऊँ तो मेरा वेट लगभग 15 किलो आएगा। ठीक है, तो वेट जो होता है वो डिपेंड्स करता है किसके ऊपर? वहाँ के ग्रेविटेशनल एटमॉस्फेयर पर। अब आप जानते हो जैसे जो हमारा अर्थ होता है उसके जो ये साउथ पोल और जो नॉर्थ पोल है इस पर थोड़ा सा ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है, आप जानते हो। ठीक है, तो कई लोग क्या करते हैं यहाँ से काफ़ी सारा गोल्ड खरीदते हैं और अपने देश में ले जाते हैं। तो यहाँ पे तो वो हल्का सोना होता है लेकिन यहाँ पे आके भारी हो जाता है। तो मतलब जो वो हल्की सी क्वांटिटी खरीदते हैं वो कुछ ग्राम्स वहाँ पे आके बढ़ जाता है उसका वेट। तो समझ रहे हो, ऐसा लोग करते हैं, लेकिन ये लीगल नहीं है, इसे स्मगलिंग कहते हैं, गोल्ड स्मगलिंग। तो आप ये बात समझो, जो वेट होता है वो डिपेंड्स करता है वहाँ के ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर। ठीक है, अगर आप प्लूटो पे जाके खड़े हो जाओ वो तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, वहाँ पे जाके मेरा वेट 1.5 या 2 किलो होगा। तो डिपेंड्स करता है वेट किसके ऊपर? ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर। देखो इसके अंदर लिखा भी है, ये कह रहा है इट्स डिपेंड ऑन जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है, एंड इट्स डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस और प्लैनेट्स। तो आपको मास और वेट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। देखो जो वेट का एक फॉर्मूला होता है वो होता है W = m × g। यहाँ पे जो डॉट है उसका मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। तो हमने आज वेट, मास भी सीख लिया और वेट भी सीख लिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आप एक और यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे होगे कि सपोज़ ये कह रहा है ऑन द मून। देखो एक लड़का जो एक वजन है वो मून के ऊपर 24.9 पाउंड को ईज़िली उठा ले रहा है, वो भी स्माइल करता, लेकिन वही अर्थ पर वो 50 पाउंड्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल से उठा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका नाम क्या है, वहाँ पे हल्की चीज़ें हो जाएंगी, अपने आप वेट वहाँ पे जाके कम हो जाएगा। समझ रहे हो आप? लेकिन हमारा जो मास है वही रहेगा, पावर हमारे अंदर वही रहेगी, क्योंकि हमारा जो मैटर है वो तो सेम रहेगा। जब मैटर सेम रहेगा तो मास सेम रहेगा। तो मास कभी भी चेंज नहीं होता, आप जानते हो, मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब हम ये वाला करते हैं टॉपिक, थ्रस्ट। तो आप अपनी होम स्क्रीन पे देखिए, देखो थ्रस्ट होता है क्या है। तो थ्रस्ट होता है द फोर्स दैट एक्ट्स इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इट्स कॉल्ड थ्रस्ट। याद रखो, जैसे कि ये मेरा मार्कर है और मैं परपेंडिकुलर मोबाइल फ़ोन के ऊपर यूँ फोर्स कर रहा हूँ,
परपेंडिकुलर होना चाहिए, ना ही यूँ होना चाहिए, ना ही यूँ, ना ही यूँ। परपेंडिकुलर मतलब सीधा होना चाहिए। तो इस तरीके के जो फोर्स हम लगाएंगे उस तरीक़ों को हम क्या कहेंगे, थ्रस्ट। ध्यान रखना, थ्रस्ट कहेंगे। यूँ करके मैं नहीं लगा सकता, ध्यान रखना, जस्ट एक पॉइंट होना चाहिए यूँ करके, उसे हम क्या कहेंगे, थ्रस्ट। मैं अपने हाथ से प्रेशर मतलब फोर्स नहीं लगा सकता, ध्यान रखना। अगर मैं यूँ करके लगाऊंगा जस्ट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन परपेंडिकुलर, यूँ करके लगाऊंगा तभी ये थ्रस्ट कहलाएगा। तो ये कह रहा है द फोर्स दैट एक्ट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन इट्स कॉल्ड थ्रस्ट। इट इज़ सिमिलर टू फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे इस तरीके से डायरेक्ट परपेंडिकुलर द्वारा फोर्स डालेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, थ्रस्ट। जैसे कि आप अपने डायग्राम में अभी देख रहे होगे, आप एक लड़का अपने पैर से एक ज़मीन के ऊपर वज़न डाल रहा है, तो जो उसका पैर है आप देख रहे हो वो एकदम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो एक लिखा भी यहाँ पे, थ्रस्ट इज़ परपेंडिकुलर टू सरफेस, जिसके ऊपर भी आप फोर्स डाल रहे हो। तो थ्रस्ट की कंडीशन होती है कि परपेंडिकुलर होना चाहिए जहाँ पे आप फोर्स डाल रहे हो। अब ये इंपॉर्टेंट है प्रेशर। देखिए प्रेशर को आप ज़रा समझना। देखो प्रेशर का भी काम फोर्स मतलब दबाना ही होता है, ये भी एक तरीके का फोर्स है। लेकिन थ्रस्ट का क्या था आप याद रखना, डिफरेंट दोनों में ध्यान रखना। थ्रस्ट का था एक मतलब परपेंडिकुलर से आएगा, लेकिन प्रेशर का ऐसा नहीं होता। प्रेशर का आपका यहाँ से भी प्रेशर लगेगा, यहाँ से भी प्रेशर लगेगा, यहाँ से भी लग सकता है, यहाँ से भी लग सकता है, ठीक है। तो प्रेशर का जहाँ मर्जी से लगता है, और जो थ्रस्ट होता है उसका सिर्फ परपेंडिकुलर से लगेगा, या तो यूँ करके लगेगा परपेंडिकुलर, या यूँ करके लगेगा परपेंडिकुलर। बस ये आपका परपेंडिकुलर एंगल बनना चाहिए। प्रेशर में ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ से भी लगेगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर देखो कहता क्या है, कह रहा है द फोर्स दैट एक्ट पर यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ प्रेशर। प्रेशर इज़ डिनोटेड बाय पी। यहाँ पे पी फॉर प्रेशर नहीं है, यहाँ पे पी फॉर पास्कल है। प्रेशर की ऐसा यूनिट पास्कल होती है, ध्यान रखना। तो एक बात बताइए, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, मैं इसे यहाँ से प्रेशर मार रहा हूँ तो ये आगे आगे बढ़ती जाएगी यूँ कर करके, ठीक है। और अगर मैं इसको हटा लूँ सडनली तो मेरा हाथ आगे बढ़ जाएगा। तो एक तरीके का क्या है, प्रेशर ही है। जैसे आप जब स्कूल में लाइन में लगते होगे तो पीछे से आपको प्रेशर आता है, वो कोई हॉरिजॉन्टल तो होता नहीं है, कोई सर पे मारता है, कोई पीठ पे धक्का मारता है। तो ये सब क्या है, कहते हैं ना क्यों प्रेशर दे रहा है पीछे से, है ना, ऐसा कुछ। तो द फोर्स जस्ट एक्ट पर यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ प्रेशर। तो प्रेशर एक एरिया पे जब हम एक यूनिट से डाला जाता है प्रेशर, तो उसे प्रेशर कहते हैं। अब देखो प्रेशर बढ़ता कैसे, मैं आपको थोड़ा ये बता देता हूँ। प्रेशर रिएक्ट कैसे करता है। अब आपको एक यहाँ पे एक इमेज आ रही होगी जिसमें एक लड़का एक जो हमारा पिंग बॉल का एक जो रिजिड बॉडी होती है, इसको आप बोतल कह लो, उसे एक उस पर ठोक रहा है। तो क्या वो ठुकेगी? नहीं ठुकेगी, क्योंकि उसका जो पॉइंट है जहाँ से वो ठोक रहा है वो मतलब इतना शार्प नहीं है। जस्ट सपोज आप यही सोचो, क्या ये मैं इसमें वाइट बोर्ड में यूँ करके ठोकने की कोशिश करूँगा हैमर से, तो क्या ये ठुक जाएगा? इवन ये टूट जाएगा, क्योंकि ना इसका ये जो एज है इतनी शार्प है, नुकीली है जो घुस जाए। यहीं पे अगर मैं एक आयरन की एक नेल ले आऊँ, नेल का मतलब होता है कील, ध्यान रखना हिंदी में, तो नेल ले आऊँ वो ईजिली इसके अंदर ठुक जाएगी। क्यों? क्योंकि जो उसकी टिप है वो ईजिली इसमें इंटरेक्ट करके घुस जाएगी। तो याद रखना जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना एरिया कम होगा जितना प्रेशर ज़्यादा होगा। अब आप ये ध्यान रखिए कि अगर मैं अपने हाथ को यूँ हाथ के दबाऊँ तो ये प्रेशर लग रहा है, आई नो, देखो यूँ करके लग रहा है। बट अगर मैं इसकी जगह देखो मैंने एरिया कम कर दिया, अब मैं इसको इस्तेमाल करूँगा, एरिया कम हो गया और प्रेशर उतना ही है, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखो अब ये नीचे दबने लगेगा। सिंपल सी बात बताऊँ, जब आपके टीचर आपको चौड़े डंडे से मारते हैं तो आपको कम लगती है, जब आपके वो टीचर आपको पतले वाले डंडे से मारते हैं तो आपको ज़्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि एरिया कम हो जाता है, लेकिन प्रेशर वो जो फोर्स है वो इतना ही रहता है। तो सिंपल सी बात है, जब एरिया कम हो जाएगा जिस चीज़ से हम प्रेशर डाल रहे हैं, तो प्रेशर की जो यूनिट होगी या प्रेशर का जो फोर्स होगा वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप ये सेकंड वाली इमेज देखो, जैसे ये एक कील जो नेल होता है उसको दीवार में ठोक रहा है तो वो ठुक जा रही है। क्यों? क्योंकि जो नेल होता है उसका जो एज होता है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होता है। तो उसमें क्या भी रहा है, यस, इसने इसे गाड़ दिया। तो हमारा ये भी हो गया है, थ्रस्ट भी हमने पढ़ लिया है, प्रेशर भी पढ़ लिया है। जो लास्ट हमारा टॉपिक बचा है वो है वाई डू नेल, नेल मतलब कील, वाई डू नेल हैव शार्प एज। तो देखो जो कील होती है उसका शार्प एज क्यों होता है? एक बात बताओ, कील का काम होता है किसी चीज़ में, दीवार में आप हैंगिंग करते हो, आप अपने डेकोरेटिव पिक्स लगाते हो, फ्रेम लगाते हो,
तो कील का काम क्या होता है, उसे दीवार में ठोक के कोई चीज़ हैंग करना। तो उसका जो नेल होता है, जो आगे का पॉइंट होता है, वो शार्प क्यों होता है, ये पूछ रहा है ये। तो हम पढ़ते हैं। ये कह रहा है वी नो दैट द प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये कह रहा है हम जानते हैं कि जो प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो एक बात बताइए, अब अगर कील का आकार सेम टू सेम ऐसा हो तो क्या कील इसमें ठुकेगी? नहीं ठुकेगी। ये जितना पहना होगा एकदम सुई की तरह, इतना आसानी से घुसेगी इसके अंदर, ठुक जाएगी, राइट। तो ये जब एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम लगेगा, ठीक है, और जब एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, ध्यान रखना। एज एरिया इंक्रीज प्रेशर डिक्रीज, जब एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। एंड वाइस वर्सा, मतलब जब एरिया, इसका उल्टा, मतलब जब एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, ठीक है। सो नेल शार्प एज मेक इट ईजियर फॉर देम टू गेट इनटू द वॉल। तो हमें आसान हो जाता है जब एक कील का जो नुक होती है अब काफ़ी ज़्यादा पैनी होती है, मतलब स्मूथ आगे से नुकीली होती है, तो हमें ईजी हो जाता है कि एक वॉल के अंदर छेद करने के लिए, गेट करने के लिए उसको, बिकॉज द मोर प्रेशर इज़ एक्सर्टेड ऑन द वॉल फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, क्योंकि वो एक सिंगल पॉइंट हो जाता है तो हम ईज़िली वॉल के अंदर छेद कर सकते हैं। जब उस जो वो नेल है उसका जब एरिया बड़ा होगा तो ये वो नहीं अंदर एंटर कर पाएगा, ना ही प्रेशर जनरेट कर पाएगा। सिंपल सी बात है, अगर मैं आपके यूं करके यूं मारूं तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा, लेकिन अगर मैं आपको यूं करके मारूं तो देखो प्रेशर अपने आप काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा जब एरिया स्मॉल होगा तो, ठीक है। अब देखो सॉलिड्स में प्रेशर अलग तरीके से रिएक्ट करता है और गैस एंड लिक्विड्स में अलग तरीके से प्रेशर वो करता है, ठीक है। देखो पहले सॉलिड का सुन लो, सॉलिड का ईजी है। ये कह रहा है दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस बिकॉज ऑफ देयर वेट। तो ये कह रहा है जहाँ पे हम कोई चीज़ का प्रेशर डालेंगे ना सॉलिड में, तो वहाँ का सरफेस क्या होगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, चेंज होगा उसके वेट के अनुसार। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई बहुत बड़ा पत्थर आपने रख दिया, ज़मीन पर रख दिया है, मतलब फ़र्श पे नहीं, मिट्टी वाली पार्क वाली ज़मीन पर, आप देखना धीरे धीरे कुछ साल बाद ना वो पत्थर अपने आप ही उसके वो मिट्टी के थोड़ा थोड़ा अंदर जाने लगेगा, जस्ट यूँ अंदर थोड़ा थोड़ा मिट्टी उसके ऊपर आ जाएगी, और जैसे ही आप वो पत्थर हटाओगे एक अपने आप गड्ढा होगा। ये हर एक चीज़ के साथ होता है, ध्यान रखना। हर एक चीज़ के आ सकता है जिसके अंदर अपना कहीं ना कहीं मास है, अपना एक मैटर है, तो वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करेगा अर्थ को, तो वो वहाँ पे ना एक इफ़ेक्ट डालेगा, मतलब धीरे धीरे उसके अंदर गड़ने लगेगा, ठीक है। ये आप हमेशा ध्यान रखना। और देखो जो गैस एंड लिक्विड्स होते हैं इनका बहुत अलग प्रेशर होता है, बताता हूँ कैसे। ये कह रहा है दे आल्सो हैव वेट। देखो जो गैस होती है, गैस के अभी एक वेट होता है, जैसे जब आप गैस भरवाने जाते हो एक सिलेंडर में तो आप कहते हो 5 kg 10 kg गैस इसमें फिल कर दो, और एंड जब आप वाटर बोतल लेते हो उसके अंदर भी 1 लीटर या 2 लीटर जो भी पानी होता है, ठीक है, उसका भी एक मास होता है, एक मतलब मैटर होता है, एक वेट होता है, क्योंकि एवरीथिंग मतलब सारी चीज़ों का एक क्या होता है, मैटर होता है, मैटर होता है तो मास होता है, और जब मास होगा तो पृथ्वी की तरफ अट्रैक्ट होगा तो फोर्स लगेगा, जिससे हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो दे आल्सो हैव वेट, देयरफॉर दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पुट। तो याद रखना जो हम ये गैस होती है और जो पानी होता है, ये आप जिसमें भी भर के रखोगे ये उसके अंदर प्रेशर लगाएंगे निकलने के लिए। जस्ट सपोज जैसे कि एक यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, बोतल के अंदर देखो, मैंने एक बोतल है, इसके अंदर सबसे पहले हमने ऊपर छेद कर दिया, तो सिर्फ जो ऊपर का एरिया आपको दिखाई दे रहा है, वो जो थोड़ा सा पानी है वो इतना प्रेशर लग रहा है, मतलब प्रेशर कम है, तो धीरे धीरे पानी गिरेगा। गिरना तो चाहता है यूँ करके, वो यूँ नीचे नीचे तो जाना चाहता है, क्योंकि जो अर्थ है वो पानी को करके अपनी तरफ खींचना चाहती है, तो वो नीचे नीचे यूँ जाएगा, ठीक है। तो जो थोड़ा सा पानी है उसका प्रेशर लग रहा है, जैसे हमने एक नीचे छेद करा तो जो थोड़ा सा पानी का प्रेशर नहीं लग रहा, अब लगभग हाफ बोतल के पानी का प्रेशर लग रहा है, तो और प्रेशर लग रहा है, समझ रहे हो। अब हमने जो देखो सबसे नीचे छेद करा उसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, देखो उसकी जो रेंज है वो दूर तक जा रही है, उसमें पूरी बोतल का लगभग पानी का प्रेशर लग रहा है, तो वो और रेंज दूर जा रही है, समझ रहे हो। ऐसे करके पूरी की पूरी बोतल खाली हो जाएगी। तो आई होप आप सभी को मास एंड वेट के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा, थ्रस्ट पता चल गया होगा कि जब परपेंडिकुलर वो लगता है
क्या प्रेशर लगता है, फोर्स लगता है, तब हमारा थ्रस्ट होता है। जब प्रेशर क्या होता है, जब हर तरफ से एक चीज़ को रिप्लेस करने के लिए उसके ऊपर फोर्स डाला जाता है, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, किसी भी स्टेट में हो सकता है, ठीक है। और जब एरिया कम होता है तो प्रेशर बढ़ जाता है। इसका मतलब एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर के। ये भी हमने पढ़ लिया। और ये भी आज हमें पता चल गया कि जो नेल्स होते हैं, नेल्स मतलब कील, हाथ वाले नेल्स नहीं, ठीक है, तो वो क्यों शार्प होते हैं, तो आपको ये सब पता चल गया है। और ये प्रेशर सॉलिड्स में कैसे बिहेव करता है और फ्लूइड्स में मतलब गैस एंड लिक्विड में कैसे बिहेव करता है। तो आज हमारा टॉपिक यहीं हम ख़त्म करते हैं। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इसे और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर करें लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर करना सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर ऐसी हर डेली वीडियोज़ आती रहती है। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। इसके बाद मैथ्स की वीडियो आएगी तो आप उसे देखिएगा। इस वीडियो को भी हम यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।